Hello guys, welcome again. This is lecture number 6 for chapter 2 units and measurement class 11. Class 11 के टॉपिक्स हम टॉपिक वाइज कवर करते जा रहे हैं सेकंड चैप्टर को, और हर एक वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। गाइस लास्ट क्लास में होमवर्क में मैंने आपको F इज इक्वल टू mv²/r का फॉर्मूला चेक करने के लिए कहा। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, किस तरह का है ये फॉर्मूला, मैं इसकी बात अभी करूंगा। कि हम डायमेंशंस की पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे थे टू चेक द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, आप उसे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक करना चाहेंगे। यू हैव टू चेक द फॉर्मूला वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। और डायमेंशनली करेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर आ जाए किसके, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के। मुझे व्हाट्सएप पर मैंने नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप पर जवाब भी मिले हैं, कुछ बच्चों के सॉल्यूशंस भेजे हैं उन्होंने, और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मैं आगे आपको बता भी देता हूं इस तरह से। तो लगभग सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया है, फिर भी आगे मैं आपको बता दूं कि F इज इक्वल टू mv²/r फॉर्मूला है फोर्स का। किस तरह के फोर्स का फॉर्मूला गाइस हम जानेंगे आने वाली क्लासेस में, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कर्व्ड पाथ पर आप चलने की कर रहे हैं कोशिश, अगर किसी कर्व्ड पाथ पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कार चल रही थी और कार चल रही है, चलते चलते सड़क पर टर्न आ गया, तो चलते चलते अगर सड़क पर टर्न आ गया है तो जब ड्राइव करने वाला ड्राइवर स्टीयरिंग को घुमाएगा तो गाड़ी को उसी डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा जिस डायरेक्शन में रोड सड़क घूम रही है। तो आप सीट पर बैठे हैं तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा गाइस। अगर इस डायरेक्शन में अगर लेफ्ट की तरफ गाड़ी टर्न लेने वाली है तो आपको राइट की तरफ जर्क लगने वाला है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। राइट की तरफ टर्न लेगी तो लेफ्ट की तरफ लगेगा, ब्रेक्स लगेंगी तो आप आगे की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेट स्पीड बढ़ेगी तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। 9th क्लास में इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, आपने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने को अपोज करती है। वो रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, वो मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर वो सीधी एक लाइन में ट्रेवल कर रही थी तो उसी लाइन में ट्रेवल करना चाहेगी। तो उसी लाइन में ट्रेवल करने के लिए अगर कोई लेफ्ट में उसे मोड़ रहा है तो वो राइट की तरफ फोर्स लगाएगी ताकि वो सीधी रहना चाहे, राइट की तरफ टर्न लोगे तो वो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगी। मतलब जब कभी भी आप टर्न लेते हो इस तरह से, ये एक सर्कल हो गया इस तरह का कि आप इस तरह के टर्न में अगर घूमते हो तो m मास की अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, उसकी वेलोसिटी कितनी है v, r क्या है रेडियस है अगर इस सर्कल का, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा कितना, m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है, mv²/r एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है गाइस। वो फोर्स बाहर की तरफ जो लग रहा है उस फोर्स के कारण हमें जर्क लगता है। बाहर सेंटर से दूर जो लग रहा है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है उसे, जो बाहर की तरफ लग रहा है। कितना लगेगा, इतना लगेगा। m ऑब्जेक्ट का मास है, v इसकी वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से चल रही थी, r रेडियस है उस सर्कल का, थोड़ी देर के लिए जो टर्न आया है, वो जो टर्न आया वो एक बड़े सर्कल का पार्ट माना जा सकता है और उस सर्कल का कुछ रेडियस रहा होगा, तो उस रेडियस के अकॉर्डिंग इतना फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर mv²/r, जो उसे बाहर की तरफ करेगा। गाड़ी स्किड होना चाहेगी, बट गाइस इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि कोई दूसरा फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। आप किसी ऑब्जेक्ट को तभी तो बैलेंस कर पाएंगे। रस्सा कस्सी का गेम अगर आप खेल रहे हैं, एक टीम इधर की तरफ खींच रही है तो दूसरी टीम
अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी, तभी तो दो फोर्स एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। तो जरूरी है फोर्स को बैलेंस करना। ये उधर की तरफ फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और बाहर की तरफ सर्कल में सेंटर से दूर जो लगेगा वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको बैलेंस करने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स लगना चाहिए उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर P है, वहां पर Fu है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, टर्न लेने से मना करेगा, टर्न नहीं लेने देगा, गाड़ी स्किड करना चाहेगी। बट जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो इसे बैलेंस कर लेगा और गाड़ी धीरे 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 टर्न ले पाएगी गाइस। ये फोर्स यहां पर जब गाड़ी चल रही है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। सड़क के और टायर्स के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है गाइस। आने वाले 5वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनर्शिया के कारण फोर्स लगता है जो गाड़ी को बाहर खींच रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स टायर्स और सड़क के बीच में लगता है जो स्लिप नहीं होने देता, गाड़ी को फिसलने नहीं देता सड़क पर और रोक लेता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगता है और गाड़ी आराम से धीरे 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 टर्न ले जाती है। अगर कभी बारिश का मौसम होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम, स्लिपरी हो जाएगी सड़क, तो ये फोर्स कम हो जाएगा, इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर आप ज्यादा स्पीड में गाड़ी घुमाएंगे तो स्किड कर जाएगी। कभी आप बाइक पर जा रहे हैं, बारिश का मौसम है और टर्न आ गया है, अगर आपने स्पीड कम नहीं करी तो भी जितनी ज्यादा स्पीड होगी बाहर की तरफ वो फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। उस फोर्स को फिर फ्रिक्शन क्या नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या ऑयल गिरा दिया जाए सड़क पे, या फिर सड़क पर डस्ट, छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स पड़े हों, तो उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ऐसा होने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और बैलेंस नहीं कर पाएगा इसको। उस केस में आपकी बाइक स्लिप कर जाती है, आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है। तो गाइस, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में घूमेगी, एक फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, सर्कल में नहीं घूम सकती कोई ऑब्जेक्ट। तो फिर अलग अलग केस में अलग अलग है। जब सन सेंटर पर है और प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो प्लैनेट्स पर एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल जो उन्हें बाहर खींच रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स, सन उन प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। वो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए बैलेंस कर रहता है और प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इसी तरह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा है जो उसे बाहर खींचेगा, लेकिन सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव जो सेंटर पर है वो नेगेटिव्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ और वो घूमते रहते हैं। इसी तरह से आप जब आप एक रस्सी से पत्थर बांध लेते हैं इस तरह से और उसे घुमाते हैं अपने हाथ में पकड़कर इस तरह से, तो जब सर्कल में घुमाते हैं उस पत्थर को तो इस पत्थर पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है और वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पत्थर बाहर जाना चाहता है, बट इस रस्सी के अंदर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को कहा जाता है गाइस टेंशन। रस्सी के अंदर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन। हम लिख चुके हैं टेंशन एक फोर्स ही है, इसलिए टेंशन के डायमेंशंस वही होंगे जो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं। तो यहां पर टेंशन है जो इस फोर्स को बैलेंस कर लेती है। प्लैनेट्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बैलेंस कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स गाइस। तो इस तरह से कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, जिससे वो बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल को और आसानी से ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम पाएगी। ये फॉर्मूला गाइस उसी फोर्स का था।
कि एक ऑब्जेक्ट जो m मास है, v वेलोसिटी है उसकी, और r उसका रेडियस है सर्कल का, तो कितना फोर्स उस पर लगेगा, ये उसका फॉर्मूला था गाइस। गाइस बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट घूमती है, इसीलिए जब आप दही में रई डालते हैं, रई या हम शेक करने की ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जैसे ग्राइंडर होता है, जूस बनाने के लिए होता है, तो जब दही के अंदर आप किसी ग्राइंडर में दही को डाल दें तो ग्राइंडर उस दही को गोल घुमाएगा, गोल गोल जब वो दही घूमेगी तो उसके अंदर फैट के जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो गोल घूमेंगे, उन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और वो बाहर इकट्ठे होते जाएंगे। इसलिए कुछ टाइम के बाद दही से बटर साइड में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से गाइस। इसी तरह से जूस बनाते वक्त आप देखेंगे जो भी मटेरियल आपने ग्राइंडर के अंदर डाला है वो गोल गोल घूमता है और गोल गोल घूमकर साइड में इकट्ठा होने, इस तरह से होता है, बीच में गहराई बन जाती है क्योंकि गोल घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है जो उस पार्टिकल्स को बाहर खींच रहा है, इसलिए साइड में इकट्ठे होने लगते हैं। आप अगर नींबू पानी बना रहे हैं और चम्मच से पानी को घुमाने लगेंगे तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, गोल घूमने के कारण बीच में गहराई हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर जा रहे होते हैं। तो गाइस सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से दूर बाहर की तरफ लगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ लगे बैलेंस करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की तरफ कितना फोर्स चाहिए, जितना बाहर की तरफ लग रहा है कम से कम उतना तो जरूर लगाइए ताकि बैलेंस कर सकें। तो वो फॉर्मूला दिया है उसका कि उसका फॉर्मूला ये होता है F = mv²/r, बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला। हमें डायमेंशनली से चेक करना था। तो गाइस मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, F यानी फोर्स। ये तो वेल नोन है कि फोर्स के डायमेंशंस mlt-2 होते हैं, आप याद कर चुके होंगे गाइस इसको। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करी जाए तो राइट हैंड साइड में आपको mv²/r गिवन है। m यहां पर मास है, m यहां पर मास है, मास के डायमेंशंस कैपिटल M है। v यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के L-t-1 है, स्क्वायर है। r यहां पर रेडियस है और रेडियस के डायमेंशंस क्या होते हैं, L लेंथ वाले होते हैं, हेंस m, और ये ऊपर L का ये ब्रैकेट खोलने पर L² होगा और t-2 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में L है, एक L से एक L कटने के बाद ml-t-2 आए हैं किसके, राइट हैंड साइड के। जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस थे वही राइट हैंड साइड में आए हैं। LHS बराबर है किसके, RHS के, hence the given formula is dimensionally correct। ये जो फॉर्मूला हमें गिवन था ये डायमेंशनली बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस राइट हैंड साइड के अंदर आए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें गाइस, हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे इस एप्लीकेशन पर, फॉर्मूले चेक करने हैं हमें। तो मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस की और बात करूंगा आपके साथ कि किस तरह से किस तरह के क्वेश्चंस आपको और जान सकते हैं। एक और क्वेश्चन गाइस देखिए इस तरह से, E = mc², E = mc²। गाइस this formula is called Einstein's mass energy relation। Einstein's mass energy relation, मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दी है। मास और एनर्जी के बीच में आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दी है। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन गाइस बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं साइंस इतिहास के अंदर। आप जानेंगे इस फॉर्मूले को बनाने के बाद आइंस्टाइन जर्मनी में फेमस हो गए थे। आइंस्टाइन जर्मनी से थे, यहूदी धर्म के थे। जानकर हैरानी होगी, आपने अपनी पिछली किसी छोटी क्लासेस में इंग्लिश में स्टोरी शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन भूल जाते थे बिल्कुल। आइंस्टाइन को कुछ भी याद नहीं रहता था, आइंस्टाइन बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते थे। आइंस्टाइन को एक बार आइंस्टाइन टैक्सी में जा रहे थे और जो ड्राइवर था उसको उन्होंने कहा कि क्या आपको आइंस्टाइन का घर पता है, और ड्राइवर ने कहा हाँ जी सर।
उन्हें कौन नहीं जानता, पूरे जर्मनी में उन्हें सब जानते हैं, तो उनका घर हमें पता है। वो कहता मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। टैक्सी वाले ने उसे वहाँ जाकर छोड़ दिया और फिर उसने पूछा आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने जा रहे हैं? तो उसने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। गाइस उसे इतना भी याद नहीं था कि उसका एड्रेस क्या है, भूल जाता था। इसी तरह से एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टिकट चेकर जब आए, उन्होंने कहा सर टिकट प्लीज़। तो वो अपनी टिकट ढूंढने लगे, वो अपनी टिकट बैग के अंदर ढूंढने लगे, उन्हें मिल नहीं रही थी। और टिकट कलेक्टर, क्योंकि उन्हें जानता था कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, टिकट कलेक्टर ने कहा सर आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ आपने टिकट लिया होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको सब पूरा कंट्री हमारी जानती है, आपने टिकट जरूर लिया होगा, मुझे वो विश्वास है, आप परेशान मत होइए। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी ढूंढते रहे, एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी ढूंढते रहे और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिली। टिकट कलेक्टर ने एक बार फिर कहा सर प्लीज़ आप परेशान मत होइए, मुझे आप पर भरोसा है कि आपने टिकट ली होगी, आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस स्टेशन पे मुझे उतरना था। तो गाइस इस तरह से वो ये भी भूल जाते थे कि किस स्टेशन पे जाकर उतरना था। बस जो नहीं भूलते थे वो था मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस या रिसर्च, वो कभी नहीं भूले। और 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन में जब वो गए, आफ्टर 12th आप किसी कोर्स में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, तो ऐसे ग्रेजुएशन कॉलेज टाइप समझ लीजिए। तो कॉलेज में जब वो गए थे तो ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स को छोड़कर वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स, आपको बहुत बार मैथ्स में और फिजिक्स में उनके दी हुई रिसर्चेज और फॉर्मूले मिलेंगे, उनकी बताई हुई बातें मिलेंगी। तो गाइस बहुत महान थे, उसके बारे में आगे आप और डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो गाइस एक फॉर्मूला है, ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बना दिया आइंस्टाइन ने, कहा कि m ऑब्जेक्ट का क्या है, मास, E यहां पर क्या है, एनर्जी, इसलिए इसे जाना जाता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। मास में और एनर्जी में रिलेशन बता रहा है कि m एक ऑब्जेक्ट का कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आप एक पटाखा जला रहे हैं तो पटाखे का कुछ मास था, लेकिन जलने के बाद उस पटाखा किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। हीट प्रोड्यूस हुई है, साउंड प्रोड्यूस हुई है, तो उस केस में वहां से एनर्जी जो निकली है, तो मास किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो एनर्जी जितनी निकली है वहां से, m मास अगर है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, m अगर ऑब्जेक्ट का मास है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऐसा जो है वो आइंस्टाइन ने बताया गया। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, m मास की अगर ऑब्जेक्ट है तो कितनी एनर्जी अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगी। अगर वो पूरी की पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो m मास की ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ये उसका फॉर्मूला बताया है गाइस आइंस्टाइन ने। और यहाँ पर c एक कांस्टेंट है। और गाइस हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आप 11th में भी और 12th में भी इसका यूज करेंगे बहुत बार। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है और फिक्स है, ये लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या कह लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करती है। बहुत ही फास्ट है गाइस लाइट। तो ये फॉर्मूला हमें चेक करना है, और इस फॉर्मूले को बनाकर आइंस्टाइन बहुत फेमस हुआ, एटम बॉम्ब बनने लगे उसके बाद। तो गाइस इसका काफी यूज है, हम आगे जानेंगे और इसकी स्टडी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc² है, तो लेफ्ट हैंड साइड है E, लेफ्ट हैंड साइड है E, और एनर्जी के डायमेंशंस हैं ml2 t-2। तो ये आपके लिए वेल नोन है कि एनर्जी के डायमेंशंस ml2 t-2 होते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करी जाए तो राइट हैंड साइड है mc², m यहां पर मास है और c यहां स्पीड ऑफ लाइट है। गाइस स्पीड वेलोसिटी के डायमेंशंस lt-1 होते हैं, चाहे किसी की स्पीड रही हो, चाहे वो लाइट की स्पीड है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो स्पीड के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस lt-1 ही रहेंगे। lt-1 स्पीड ऑफ लाइट है और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो m l की पावर 2 और t-2,
तो LHS में जो डायमेंशंस हैं एनर्जी के, RHS में भी वही डायमेंशंस आ गए हैं। फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशंस क्या आ गए हैं गाइस, सेम आ गए हैं। तो आई होप फॉर्मूले चेक करने की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी क्वेश्चन वाइज हम ऐसे ही समझते जाएंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराऊंगा और ऐसे ही गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती जाएंगी, बीच बीच में मैं आपको समझाता जाऊंगा। आज की क्लास में आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, आइंस्टाइन के बारे में समझा, मास एनर्जी रिलेशन को जाना है। तो ऐसे बिल्कुल आते जाएंगे और आप समझते जाएंगे इस तरह से इनको आप समझते जाएंगे गाइस इस तरह से। तो एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है और क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L और √T/m। फॉर्मूले को ध्यान से समझिए गाइस। न्यू यहां पर सिंबल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। अगर गिटार की स्ट्रिंग की बात करी जाए, गिटार की स्ट्रिंग दो तरफ से टाइड है, गिटार की स्ट्रिंग को बीच से आपने छेड़ दिया तो वो स्ट्रिंग एक बार वाइब्रेट करेगी। कपड़े सुखाने की रस्सी है गाइस, दोनों तरफ से टाइट बांधी हुई है कपड़े सुखाने की रस्सी, और बीच से अगर इस तरह से प्लिक कर दिया जाए, उसे प्लग करके वाइब्रेट कराया जाए तो इस तरह से वाइब्रेट करेगी। इस तरह से वाइब्रेट करेगी तो एक बार वाइब्रेट करने से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। ऐसे 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगी वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है, लेंथ पर। L यहां पर क्या है, लेंथ है। T यहां पर क्या है, टेंशन है। T यहां पर टेंशन है और M यहां पर मास, M यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है। M यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है गाइस। कभी भी जब ये टर्म आ जाए पर यूनिट का मतलब ये पहली टर्म क्या लिखी हुई है, मास, तो M इसका मतलब क्या है, मास, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट का मतलब, पर मतलब डिवाइड में चला जाएगा, यूनिट लेंथ यानी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट लेंथ। तो गाइस M यहां पर सिर्फ मास नहीं है, आप सिर्फ M पुट करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्वेश्चन में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन होता है, उसे ध्यान से देखिए। M यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ को, तो मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया। मास के डायमेंशंस m है और लेंथ के l हैं, हेंस मास पर यूनिट लेंथ के डायमेंशंस बनने वाले हैं ml-1 बनने वाले गाइस। तो गाइस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस तरह से गिवन हमें चेक करना है। मैंने चेक करना स्टार्ट किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो टाइम का रेसिप्रोकल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस होते हैं t⁻⁻1 होते हैं गाइस, t⁻⁻1। उसके बाद RHS की बात करी जाए राइट हैंड साइड की, 1/2L √T/m। तो 1 2 कोई डायमेंशन नहीं है। L यहां पर क्या है, लेंथ के डायमेंशंस आपको पता है गाइस L होते हैं। उसके बाद अंडर रूट के अंदर T यहां पर टेंशन है, और गाइस आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया है टेंशन के डायमेंशंस वही होंगे जो फोर्स के होंगे। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात किया, टेंशन फोर्स है जो किसी रस्सी के अंदर लग रहा है, किसी धागे के अंदर लग रहा है। M यहां पर सिर्फ मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसके डायमेंशंस हैं ml-1 गाइस। और ऐसा प्रोसीड किया जाए इसको, तो यहां पर 1 में L लेंथ है गाइस इस तरह से, और M से ये M कटा, L की -1 ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, अंडर रूट में ऊपर L2 हो जाएगा, और T क्या है, -2 है। अगर ऐसा है, यहां लिख रहा हूं गाइस मैं इस तरह से, तो उसके बाद अंडर रूट में L² है तो अंडर रूट से L बाहर, T की -2 है, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। 1 में ये L है और अंडर रूट क्या है, अंदर L² और T -2 है, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इस तरह से पावर आधी कर दीजिए गाइस इस तरह से, तो भाई पावर आधी करेंगे इस तरह से, तो 1 में L लेंथ, L की 2 है तो L बाहर आएगा, T की -2 है तो T -1 बाहर आएगा, लेंथ से लेंथ कटने के बाद
t-1 बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस भी t-1 थे, इधर भी t-1 आए हैं, RHS बराबर आया है LHS के। द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल ही क्या है गाइस, करेक्ट है। गाइस एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको इसके लिए करा रहा हूं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, किन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, बाद में गानों की बात बाद में करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2gm डिवाइडेड बाई r। g यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g यहां पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m यहां पर है मास, किसका, प्लेनेट का। r यहां पर क्या है, रेडियस। v यहां पर क्या है, वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी गाइस, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूं तो थोड़ी ऊपर जाएगी, स्पीड इसकी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, नीचे खींच रहा है। रुक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, और जोर से फेंकूंगा थोड़ी और हाइट पर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, यानी वापस आ रही है। कितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को फेंकूं कि वो चलते 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 इतनी दूर जाकर रुके कि अब अर्थ उसे अट्रैक्ट ना कर पाए, यानी वो धरती को छोड़कर चली गई ऑब्जेक्ट। उस वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। कितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को फेंकूं ऊपर की तरफ कि वो धरती को छोड़कर चली जाए, उस प्लेनेट को छोड़कर चली जाए। और अर्थ के लिए इस स्पीड की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देंगे गाइस, वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर, धरती पर वापस नहीं आएगी, वो अर्थ की फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए, अर्थ उसे वापस नहीं ले पाएगी। हर एक प्लेनेट की इस तरह से एस्केप वेलोसिटी होती है। तो किसी प्लेनेट पर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, वो डिपेंड करती है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि फिक्स है। गाइस वो डिपेंड करती है m यानी मास पर, वो डिपेंड करती है किस पर, रेडियस पर। इन चीजों पर वो डिपेंड करती है। चेक करना था आपको गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं LD-1। राइट हैंड साइड की बात करी जाए तो अंडर रूट में 2gm डिवाइडेड बाई r। अंडर रूट में 2 डायमेंशन है यहाँ पर। g यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक क्वेश्चन कराया गया इस पहले की कुछ क्लासेस में, जिसमें g के हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करे हैं, और इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए m⁻⁻1 l क्यूब और t-2 डायमेंशंस हैं किसके, g के। m मास है और r रेडियस है, तो l लेंथ बना दीजिए उसे। इज इक्वल टू बराबर है गाइस m-1 और m+1 कैंसिल। ये l है, ऊपर l की 3 है, एक l से एक l कटेगा तो अंदर बचेगा l स्क्वायर और t-2 है। अंडर रूट से बाहर आने पर आएगा l की 2 थी तो l और t की -2 थी तो t-1, और इसलिए RHS बराबर आ गया किसके, LHS के। Hence the given formula is dimensionally correct। जो फॉर्मूला गिवन है वो डायमेंशनली बिल्कुल पूरी तरह से क्या है गाइज, करेक्ट है। तो गाइज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है मेरा फिजिक्स इंडिया, और इसी तरह से इस एजुकेशन का पूरा फायदा उठाइए, मेहनत करिए। गुड लक गाइज।